नेक्स्ट चलते हैं। यह है सबको समझ में कार्बन क्रेडिटिंग। तो ये जापान क्यों एग्जांपल लेके बोल रहे थे? और न्यूज़ भी जो आया है वो किसके बिहाफ में आया है? ठीक है, आइए सेकेंड पढ़िए। यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी क्विट्स 5 ईयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। ये क्या है? पहला यूपीएससी फर्स्ट डे पढ़ाए थे, सबसे पहला दिन जो आए थे पढ़ाए थे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल फर्स्ट डे यूपीएससी आर्टिकल यूपीएससी का चर्चा आर्टिकल 315 से लेकर 322 तक है। ठीक है, यूपीएससी के तहत कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज मिलती हैं और कुछ अदर सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का जिक्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 312 किसका बात करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज। कौन कौन है ऑल इंडिया सर्विस? सर्विस। ठीक है, क्या समझ में आया? आर्टिकल 315 से 322 के बीच में यूपीएससी का चर्चा है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज 312 आईएएस आईपीएस एंड आईएफओएस फॉर सर्विस। ठीक है, टर्म इसका भी बताए थे, स्टेट का भी बताए थे। क्या है स्टेट का? स्टेट का और इसका यूपीएससी चेयरपर्सन का 665। ठीक है, 6 ईयर टेन्योर एंड अप टू 65 ईयर्स। और यहाँ होगा एसपीएससी जैसे जेपीएससी बीपीएससी, इसका 662। यहाँ तक पढ़े हम लोग। और रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? नहीं, रीअपॉइंटमेंट इसका हो सकता है। कहाँ? यूपीएससी में। स्टेट वाइज चेंज नहीं होगा। कहाँ होगा? रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता लेकिन अपग्रेड हो सकता है यूपीएससी में। ठीक है, और कुछ रिमूवल ये किसको देंगे? रिमूवल लेटर ये ठीक है, और कुछ रिमूवल का जो रेफरेंस है ना, सुप्रीम कोर्ट से पास होना चाहिए। ठीक है, रिमूवल अगर किया जा रहा है तो उसका रेफरेंस कहाँ से पास होगा? में है या ठीक है, समझ में आया? और कुछ इनको जो एक्सपेंस मिलता है वो कितना कहाँ से फंड से? ठीक है, 5 साल पहले टेन्योर छोड़ दिए यानी कितना साल और बाकी था? 1 साल। 5 साल पहले छोड़ दिए, 1 ही साल किए है ना, 5 साल। कौन थे?
ठीक है, इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ाई होगी, जीका इन्फेक्शन, ठीक है। जुलाई में 2-3 बीमारियां आई हैं, जीका वायरस, चंडीपुरा वायरस और निफा वायरस। कौन कौन? जीका, निफा और चंडीपुरा, ठीक है। तीनों को एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक ना। ये जीका है, ये निफा है, ठीक है। तीनों को एक साथ पढ़ाते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है? वायरस लिविंग होता है कि नॉन लिविंग होता है? बीच में होता है। वो अगर होस्ट नहीं है, होस्ट का मतलब किसी आदमी के बॉडी में, किसी जानवर के बॉडी में नहीं है, तो नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करता है। कंप्यूटर में भी वायरस जाता है, कंप्यूटर वायरस इज ए नॉन लिविंग वायरस। और एक होस्ट मिल गया, कोई ह्यूमन का बॉडी, किसी एनिमल का बॉडी, तो वो ट्रीट कैसा करेगा? लिविंग, ठीक है। समझ में आया? वायरस। और कुछ निफा वायरस के बारे में लिखिए। पहला निफा वायरस, निफा वायरस, ठीक है। ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब एनिमल से स्प्रेड होके कहाँ आ जाएगा? ह्यूमंस में, ठीक है। जैसे जैसे अभी H5N1 बताए थे कि उसका कुछ सिम्टम्स एनिमल से ह्यूमन की ओर आ रहा है। कैसा वायरस है? देखो, वायरस क्या है? लिविंग है, नॉन लिविंग है? दोनों में कोई नहीं है, होस्ट चाहिए, अभी बताया ना, ठीक है। लिविंग नॉन लिविंग नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? क्या नहीं है? ठीक है। लेकिन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड क्या होता है? और ये किस टाइप का वायरस है? आरएनए वायरस, ठीक है। लिखिए, आरएनए डीएनए का और क्या क्या फॉर्म है वो बाद में पढ़ाई होगी, ठीक ना, जब बायोलॉजी हो जाएगी तब। किससे स्प्रेड किया? जानवर। कौन सा जानवर? और किससे स्प्रेड कर रहा है? हॉर्स से। इसका निफा क्यों नाम है? निफा क्यों नाम है? क्योंकि ये फर्स्ट जो आइडेंटिफाई हुआ था ना, कब हुआ था? 1998 के आसपास। कहाँ? तुंगाई निफा करके जगह है। क्या जगह है? कहाँ पर? कहाँ पर? मलेशिया में। वहां पर से ये हुआ था, ठीक है ना। प्राइमरली जो है ये किस में पाया जाता था? किस में? लिखिए जल्दी जल्दी, फिर अगला वायरस बताते हैं। निफा वायरस हो गया।
हो गया ना। अब अगला लिखिए, अगला कौन सा वायरस था? जीका वायरस लिखिए। जीका कैसा है ये, कौन सा वायरस? हेलो, हेलो, कौन सा है? मॉस्किटो बेस्ड फ्लाई वायरस या फ्लेवी वायरस, ठीक है। कौन सा बेस्ड है, कौन सा? ये मच्छर, एडीज इजिप्टी पढ़ाए थे। ये मच्छर और क्या करता है? कौन सा वायरस? डेंगू वायरस, डेंगू, ठीक है। और किस टाइप का ये है? जेनेटिक कोड आरएनए। जीका क्यों नाम पड़ा? ओरिजिनेटेड फ्रॉम जीका, जगह का नाम है। कहाँ है जगह? युगांडा। इसका नाम जहां पर से वो फैलता है उसी के नाम पे लगभग उसका नाम पड़ जाता है। ये बहुत खतरनाक है, पता है क्या होता है इसमें? जैसे बच्चा है ना, बच्चा का जो मुंह है वो छोटा हो जाता है, उसका सर बड़ा हो जाएगा, बाकी पार्ट छोटा हो जाएगा। सर जैसे बड़ा हो गया और बाकी पार्ट कमजोर हो गया। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसेल्फी। माइक्रोसेल्फी किसमें? चिल्ड्रन में। खेल है ये ना। माइक्रोसेल्फी किसमें होता है? चिल्ड्रन में। जैसे कोरोना फैला था, कोरोना वायरस वुहान से, तो वुहान वायरस भी बोलते थे, बोलते थे। थर्ड आ गया चंडीपुरा वायरस। चंडीपुरा किस टाइप का वायरस? किस टाइप का? किस टाइप का? आरएनए वायरस, ठीक है। रेबोंडिया फैमिली का ये वायरस, ठीक है। जैसे ये कौन से फैमिली का था? फ्लेविया वायरस। ये कौन से फैमिली का है? रेबोंडिया फैमिली का। और जैसे रेबीज होता है ना, सेम टू सेम इसका भी लक्षण होता है। सिमिलर टू कैसा है? सिमिलर टू रेबीज वायरस। और रेबीज वायरस है तो कौन सा ये होगा, ग्लैंड को ये करेगा? रेबीज वायरस क्या करता है? पहले सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे जाके इसको जिसको कुत्ता काटता है ना, उसमें आप देखिएगा कि पहले क्या होता है ना कि उसका जो सैलिवरी ग्लैंड है वो कुत्ते जैसा हकलाना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता का जो सैलिवरी ग्लैंड है ना, उस टाइप का ह्यूमन में होने लगता है। तो कुत्ते के सैलिवरी ग्लैंड में ना वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, तो ह्यूमन में भी क्या हो जाता है? वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। जब आपके यहाँ पास वाटर कंटेंट कम होगा तो आप क्या करेगा? जीभ बाहर निकालिएगा कि
कुछ मॉइस्चर जो है एयर से वो इनहेल करें हम। इस कारण सैलिवरी ग्लैंड को पहले अफेक्ट करता है, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और कुछ? किसके थ्रू होता है ये? एडिस अजिप्टी एंड एक सैंड फ्लाइज होता है, ठीक ना, इसके थ्रू ये वायरस फैल रहा है। लास्ट पॉइंट, चंडीपुरा नाम है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? चंडीपुरा। चंडीपुरा कहाँ है? कहाँ होगा? इंडिया में होगा? चंडीगढ़? कहाँ? महाराष्ट्र। हो गया तीनों, तीन तीन वायरस। डेटॉल वाला काम हो गया क्या? डेटॉल वाला काम हो गया, एक न्यूज से 3 वायरस डाउन। अब आइए, क्या है, कौन सा रेट है? रोबोट, रोडटेप, ये क्या होता है? रोडटेप का फुल फॉर्म लिखिए। रोडटेप। क्या है? रोड टेप। टी एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, बहुत पहले से किया जा रहा है, अभी किया जाता है। तो रोडटेप किस टाइप का प्रोग्राम है जिसमें किस टाइप का प्रोडक्ट का हम रेमिशन करते हैं टैक्स ड्यूटी? कौन से प्रोडक्ट का? एक्सपोर्टेड, है ना, एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्टिंग जो भी है। ये नया स्कीम ला रहा है, इससे पहले भी कोई होगा? पुराना कौन था? पुराना कौन था? मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट स्कीम। पहले क्या था? एक्सपोर्ट स्कीम, ठीक है ना। ये क्यों किया जा रहा है? एक टर्म होता है FOB, फ्रीट ऑन गुड। तो मतलब जानते हैं क्या होता है? इस बार के बजट में भी आप देखिएगा, क्या इस बार के बजट में आप देखिएगा एक्सपेंडिचर लेवाई, क्या क्या है वो? इसी कारण बोले कि नए बच्चे बजट नहीं समझेंगे। कौन समझेंगे? जिनका इकोनॉमी हो चुका है, और उनके लिए ही इम्पोर्टेंट है जिनको अभी एग्जाम देना है ना। ये क्या है? रिटर्न बोर्ड। कुछ परसेंटेज ये किया जाता है, रिबेट किया जाता है ना, स्कीम के अंदर कुछ परसेंटेज रिबेट किया जाता है। किस पे? परसेंटेज रिबेट गवर्नमेंट करती होगी ऑन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। मतलब 10 टन कर रहे थे, 1% का एक्सपेंडिचर लेवाई था। 100 कर रहे हैं, 10% होना चाहिए, रिबेट कर दी 2%, कितना हो गया? कोई भी क्या चाहेगा? ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने से अपने यहाँ बढ़िया होता है या खराब होता है?
एक्सपोर्ट, बढ़िया, फॉरेक्स आएगा तो सरकार मोटिवेट करेगी, इसको क्या बोलते हैं, FOB, फ्रीट ऑन बोर्ड। किस पे लगता है, वॉल्यूम पे या वैल्यू पे, वॉल्यूम पे नहीं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया कि वॉल्यूम पे नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका दाम ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल केसर और चाय, एक हो गया केसर और एक हो गया चाय, 1 kg ये भी 1 kg ये भी, 1 kg केसर का दाम 3 लाख के करीब और 1 kg चाय का दाम 400-500, है ना। अगर दोनों पे सेम रिबेट देगी तो सरकार को क्या फायदा है, सरकार क्या एक्सपोर्ट ज्यादा कराना चाहेगी। समझ में आया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न बोर्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया चंडीपुरा निफा सब हो गया वायरस। अब आइए इसमें, फोकस ऑन फीमेल एम्प्लॉयमेंट टू काउंटर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किसका बात किया जा रहा है, फीमेल्स का, है ना। क्या बात किया जा रहा है, ठीक है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फीमेल पार्टिसिपेशन को अगर बढ़ाना है इसको हम क्या बोलते हैं, लिखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्या है ये, देखो इसमें डाटा वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना। तब लिखते जाना, कुछ पढ़ना होगा पढ़ना, नहीं पढ़ने का मन होगा कोई दिक्कत नहीं, डाटा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कॉन्सेप्ट जान लो डाटा पुट हो जाएगा। LFPR क्या बोलूँ, क्या लिखे, कहीं ना कहीं परसेंटेज ऑफ, इसमें फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल लिखा हुआ है तो फीमेल कैसे हो गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लेबर, लेबर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, थर्ड जेंडर हो सकता है, तो हर चीज को फीमेल से नहीं जोड़ देना है। परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ से, ईयर्स, बताओ। फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत लेबर कहाँ से बच्चा शुरू कर सकता है, फोर्टीन हजार्डस एक्टिविटी में नहीं लगाना है, 14 से लेके रिटायरमेंट का एज 60-65, ठीक है। इस एज का जितना भी पॉपुलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो LFPR क्या है, परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, जो एम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ, जो अनएम्प्लॉयड है ना वो भी इसके अंदर, जो समझ में आया, समझ में आया क्या, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी 30 साल का है, नौकरी नहीं कर रहा है, कर सकता है, कोई काम कर सकता है ना, तो उसको आप जोड़िएगा लेबर फोर्स में, हाँ। वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कोई फैक्ट्री खड़ा कीजिए, उसको बुलाइए, वो आएगा, है ना। थर्ड चीज, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। थर्ड चीज, 30 साल का है,
अनएम्प्लॉयड है, फैक्ट्री लगा, नहीं गया, क्यों? हम क्यों करें, मन नहीं है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? विलफुल अनएम्प्लॉयड। उसको इसमें नहीं जोड़ते हैं। माइनस एग्जाम्प्ट कौन होगा? एग्जाम्प्ट कौन होगा? विलफुल अनएम्प्लॉयड। मतलब 2-3 लोग हैं इस कैटेगरी में। जैसे कोई अमीर बाप का बेटा है, अमीर बाप की बेटी है, हम क्या करेंगे काम करके, ठीक है, एक वो। दूसरा, जैसे आप सबका एज पार हो गया 14, काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, क्यों? पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट। पहला कौन आ गया? पहला हो गया कि कोई रिच पर्सन है, जो ऐसा कम ही होता है, बहुत लोग लेजेसी भी मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन के पास कोई कमी नहीं, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी के पास भी कोई कमी नहीं, लेकिन अनंत अंबानी काम करता है, क्यों? एक लेजेसी मेंटेन करना है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जिसमें रिच को रखा जाता है। सेकेंड हो गया, और थर्ड, 3 ही लोग हैं एक्सेप्शन है। थर्ड हो गया बेगर। 3 ही लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। कौन कौन? रिच और एक स्टूडेंट और थर्ड। अब हम लोग किस कैटेगरी में हैं? बेगर कैटेगरी। समझ में आया? तो और सब क्या हो गया? इसके अलावा ये दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, क्या आ जाएगा? LFPR। ठीक है। अब LFPR बहुत लोग सोचता है कि नहीं केवल एम्प्लॉयड, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। LFPR मतलब बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड माइनस विलफुल अनएम्प्लॉयड, जिसको पकड़ के भी नहीं काम कराया जा सकता। ठीक है। सेकेंड आ जाओ, जो एम्प्लॉयड हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास नौकरी है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब जानते हैं क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो वर्किंग वेज है, वर्किंग वेज उससे कम आपको मिल रहा है तो यू आर अनएम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने रखा है कि टाइपिस्ट, कोई टाइपिस्ट है, ठीक है, उसको मिनिमम 15,000 पर मंथ मिलना चाहिए। दिस इज वर्किंग वेजेस। आप कहीं काम कर रहे हैं टाइपिस्ट का, कोई प्राइवेट फर्म में, आपको दिया जा रहा है, क्या आप एम्प्लॉयड हैं? नहीं। समझ में आया क्या? एम्प्लॉयड कब है? वर्किंग वेज मिल रहा है कि नहीं, जो प्रचलित वेतनमान है उससे कम है तो यू आर, चाहे कितना भी दिन भर काम हो, लेकिन यू आर अनएम्प्लॉयड। ये एग्जाम्पल था, ये नहीं कि यही लिख देना, ठीक ना। एम्प्लॉयड वर्स बाय टोटल, इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग। LFPR क्या हुआ और वर्किंग पॉपुलेशन क्या हुआ, समझ में आया? थर्ड, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये क्या है? अनएम्प्लॉयड बाय पॉपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं? चीज समझ में आया? तीनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। LFPR लिखिए, ठीक है। ग्लोबल क्या है? LFPR कितना परसेंटेज वर्किंग पॉपुलेशन है जो काम कर रही है? 51.3। कितना है? इंडिया में क्या है? 36.6। कुछ डाटा लिख लीजिए। ग्लोबल, ग्लोबल क्या है? किसका डाटा है ये?
इंडिया कहाँ पर? रूरल। रूरल एरिया में कितना है एम्प्लॉयमेंट? 36.6। ठीक है, 2018 से हम एक रिपोर्ट आया था 2018 में, फिर रिपोर्ट आया 2022 में। 2018 वाला लिखिए, 2018 में एक रिपोर्ट आया और फिर आया 2022 में। एक हो गया, एक हो गया। रूरल में कितना था? 24.6 से कहाँ पहुंच गए हम लोग? और ये बहुत खराब स्थिति है। अच्छी है, खराब है? लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन हम एम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? सबसे बड़ा कारण जैसे खेती कर रहा है गांव में, बाबूजी खेती कर रहे हैं, उनका नाम दर्ज है एज ए फार्मर। उनकी माँ भी खेती कर रही है, 3 बच्चे हैं वो भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम तो कहीं दर्ज है नहीं। उसको क्या बोलते हैं? अनपेड फैमिली लेबर फोर्स। एक फोर्स अपने पास है जो लेबर तो कर रहा है लेकिन उसको वेतन नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल फैमिली है ना, फॉर एग्जाम्पल वुमेन। वुमेन कौन? जो हाउस कीपर, मतलब हाउस वाइफ जो है उनको नहीं। आईएलओ ही क्या बोलता है उनको कितना वेतन मिलना चाहिए था? पिछले बार बताए थे। ये सब जीडीपी में ऐड होता नहीं है ना, इस कारण अपना एलएफपीआर कम है। दूसरा क्या है? लोग कमा तो रहे हैं, अर्बन में यार 24% थोड़ी ना रहेगा। लोग कमा तो रहे हैं लेकिन वर्किंग वेज से कम कमा रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं टाइपिस्ट का, नौकरी कर रहे हैं पियोन का, नौकरी कर रहे हैं क्लर्क का, लेकिन द वर्किंग वेजेज जो है उसे कम मिल रहा है। लिखिए, हो गया? और कुछ जानना है इसमें? हटाए? रीजनेबल एकोमोडेशन एंड डिसेबिलिटी राइट। लिखिए, कोई एक्ट है इसके लिए? लिखिए, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, ये क्या कहता है? कब आया था ये? कब आया था? 2016। ये क्या कहता है? ये रिजर्वेशन वगैरह का बात करता है। किसका? डिसेबिलिटी का। ठीक है ना? पहले डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में कितनी चीजें थी? डिसेबिलिटी मतलब आंख से अंधा है, पैर से लूला है ना, एनीथिंग। तो कितने कैटेगरीज थी डिसेबिलिटीज की? दिव्यांग की कितनी कैटेगरी थी? कितनी थी? ओनली 7। अब कितना हो गया? 21। 21 कैटेगरी में अब जो लोग आएंगे उनको भी हम लोग डिसेबिलिटी मानेंगे। कौन कौन ऐसे हैं जिनको हम लोग और ऐड कर रहे हैं? देखिए, मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को हम लोग पहले डिसेबिलिटी नहीं मानते थे, अब मानेंगे। ऑटिज्म। ऑटिज्म जानते हैं? तारे जमी पे वो टाइप ऑफ ऑटिज्म है ना, सोचता है, बोल नहीं पाता है, डरता है, साइनेस है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिसेबिलिटीज। न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो, सिकल सेल हो, जैसे न्यूरोलॉजिकल कुछ डिजीज हो, है ना। न्यूरोलॉजिकल मतलब
ब्रेन से रिलेटेड। सिकल सेल पढ़ाए थे कैस्पर C9। और जैसे एसिड अटैक वगैरह भी हुआ, एसिड अटैक हुआ तो उसकी जो सर्वाइवर होंगी या होगा उसको डिसेबल मानेंगे। ऐसे कर करके 14 हुआ है टोटल। सारा जानने का जरूरत नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जान जाइए, है ना। मतलब 14 कैटेगरी और बढ़ गया डिसेबिलिटीज का। जॉब में कितना रिजर्वेशन था? 3%। अब कितना हो गया? जॉब में कितना रिजर्वेशन था, अब कितना हो गया? पहले कितना था, अब कितना हो गया? एजुकेशन में, एजुकेशन मतलब कॉलेज वॉलेज में पहले कितना था, अब कितना हो गया? ठीक है। रिजर्वेशन कोटा कि इतना लोग को ही लेना है, उसके बाद रिजर्वेशन जो लगे अलग। ठीक है। इसके बाद कुछ फंड क्रिएट किए गए, कुछ फंड क्रिएट किए गए किसके लिए? डिसेबिलिटीज के लिए। कहाँ पर? कुछ स्टेट एंड नेशनल फंड्स क्रिएट किए गए, जैसे PM केयर फंड है ना, उस टाइप का। क्या काम करेगी ये? डिसेबिलिटीज के राइट के लिए लड़ेगी। कोई आर्टिकल डिसेबिलिटीज को ये करता हो? ये फंड क्यों क्रिएट किया गया? आर्टिकल, आर्टिकल क्या बात करता है? राइट टू दिखाते हैं आपको, कौन सा था आर्टिकल? क्या है? डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एडुकेशन। वर्क में दिए 3 to 4%, एडुकेशन 3 to 5%। पब्लिक असिस्टेंस मतलब एकोमोडेशन। बोला जा रहा है कि फैसिलिटी बढ़ाओ, जहाँ भी पब्लिक चीज़ें हैं, जॉब का है, कोई बिजनेस पार्क हो, कोई टेक्निकल पार्क हो, कोई एजुकेशनल संस्थान हो, तो उसमें क्या करो, इन लोग के लिए फैसिलिटी बढ़ाओ, एकोमोडेशन बढ़ाओ, कुछ वैसे टॉयलेट बनाओ जो डिसेबिलिटीज यूज करे, रैंप बनाओ, है ना। तो इसका बात करता है आर्टिकल, करता है असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आया? ओल्ड एज, समझ में आया? सिकनेस, मेंटल सिकनेस वगैरह ऐड हुआ। ठीक है। डिसेबलमेंट, डिसेबिलिटीज मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग किस आर्टिकल से है और स्टैट्यूटरी बैकिंग राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। समझ में आया? डायसोन स्फीयर ये क्या है, बस ये समझ लेते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है। डायसोन स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम जान जाते हैं डायसोन स्फीयर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल सन है, ठीक है, तो कहा जाता है कि सन का एनर्जी कौन ले रहा है? कौन ले रहा है सन का एनर्जी? जैसे अर्थ हो गया, मार्स हो गया, कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं? सन से, अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। सूरज नहीं हो तो सारा एनर्जी खत्म। ठीक है। उसके बाद प्लैनेट के बाद कुछ ऐसे टेरेस्ट्रियल बॉडीज होते हैं, सैटेलाइट हो गए, जो अपना सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो क्या कर रहा है? सन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। अल्टीमेट सोर्स क्या है? सन। तो बोला जा रहा है कि डायसोन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल, क्या है? हाइपोथेटिकल है, कोई चीज है नहीं, आज तक देखा नहीं गया है ना। हाइपोथेटिकल चीज है जो क्या कर रहा है कि पूरे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर है, कवर जैसा लगा हुआ देखो, और ये क्या कर रहा है कि सन से एनर्जी खींच ले रहा है। लगभग 99% ऑफ एनर्जी कहाँ चल जा रहा है? डायसोन स्फीयर में।
है ना, और 1% एनर्जी बाकी में। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि एनर्जी बैलेंस में बहुत लैक करता है। जितना सन का एनर्जी निकल रहा है, और अगर हम सारे चीजों को जोड़ दें तो पता चलता है कि बहुत मिनिमल एनर्जी का हम एब्जॉर्बेशन कर पा रहे हैं, बाकी एनर्जी जा कहाँ रही है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी का टायर चल रहा है, ब्रेक मारे तो वो टायर में जो काइनेटिक एनर्जी था वो कहाँ चला गया? हिट। समझ में आया? हिट बन गया। लेकिन सन का जो एनर्जी निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ले लिया गया, क्या? वो कहाँ जा रहा है? डायसोनोस्फीयर में। बस, और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। जिस दिन और रिसर्च होगा और बताया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। इसको पढ़ाएंगे बाद में किसी दिन, आर्टिकल 26 से रिलेटेड है। सर्वे वाला देखो, LFPR, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, है ना। फीमेल लग गया तो ये फीमेल के लिए स्पेसिफिक हो गया। ये पढ़ाएंगे अभी, जब इकोनॉमिक सर्वे होगा पढ़ाएंगे। अभी ये देख लो, क्या इसका ये है, चार्ट शो कर रहा है ना, कि फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट अर्बन में कितना है? 20। कब? 2017-18 में। 2022-23 में 25.4। रूरल में यही थोड़ा सा ज़्यादा है 20 से, है ना, और यहाँ 41.5। गैप क्यों है? क्योंकि महिलाएं जो है ना गांव में, वो एग्रीकल्चर वर्क वगैरह में लगी रहती हैं, तो उनका नाम होता, मतलब लिखा जाता है। बहुत सारे ऐसी स्कीम्स है सरकार की एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वुमेन को ही मिलेगा। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसके थ्रू कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट दिखाया जाता है। तो इस टाइप का डाटा है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है, और बढ़ाना होगा बस। ये भी इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। जो भी इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है अभी नेक्स्ट क्लास में होगी पढ़ाई, ठीक है। अलग अलग पढ़ने से अच्छा है कि एक जगह एक मुश्त में पढ़ा जाए। ये भी इकोनॉमिक सर्वे का है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टालिन अर्जेड सेंटर टू हेल्प फ्री फिशरमैन इन श्रीलंका। क्या है ये? चेन्नई एक्सप्रेस देखे हैं मूवी? वो चेन्नई से निकल जाता है कहीं, एक आइलैंड में जाता है, फिर क्या होने लगता है? चेकिंग। वो कहाँ पहुंच जाता है? इंटरनेशनल वाटर में। कहाँ पहुंच जाता है? इंटरनेशनल वाटर में। कौन से आइलैंड में पहुंच जाता है? कच्चीऊ आइलैंड। ठीक है, कौन? शाहरुख खान। ठीक है, समझ में आया? तो क्या ऐसा है यहाँ पर, क्या ऐसा है? ये है अनहैबिटेड आइलैंड। क्या है? मतलब कोई भी नहीं रहता है ना, एक आदमी नहीं है। इंडिया का पार्ट हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया? रामेश्वरम। और ये कौन हो गया? श्रीलंका, है ना। ये बीच में कौन सा स्टेट? कौन सा? कौन सा स्टेट? पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट के बीच में कहीं ना कहीं कच्चीऊ आइलैंड पड़ता है। अनहैबिटेड है, लेकिन एक चर्च है वहाँ, जहाँ पर श्रीलंका के लोग कभी कभी कोई ओकेजन में जाते हैं। क्यों अनहैबिटेड है? ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी है ही नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है। और मान लो ड्रिंकिंग वाटर वहाँ नहीं होगा, कितना दूर से जाएगा वहाँ पानी, है ना। रोज दिन ड्रिंकिंग वाटर तो बेसिक चीज है ना। यहाँ होता क्या है ना, कि इंडिया बोलता है कि मेरा है, श्रीलंका बोलता है मेरा है, लेकिन था पहले इंडिया के पास ही, वो श्रीलंका को एक टाइम दे चुका था। तो यहाँ पर जाने पे फिर क्या होने लगता है ना, तस्करी होने लगती है लोगों की, लोगों को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है ना। क्यों? इंडिया के पास क्या है?
फिशिंग राइट। क्यों? इनलैंड वाटरवेज में पड़ता है, ठीक है। श्रीलंका के पास क्या है? क्या है? फिशिंग राइट। क्यों? इनलैंड वाटरवेज में पड़ता है, दोनों का इनलैंड वाटरवेज में पड़ता है। फॉर एग्जांपल चाइना और ताइवान में युद्ध होते रहता है, क्यों? इनलैंड वाटरवेज को लेके। समझ में आया? हम आपको बताए थे ना कितना दूर तक अपना है। पलटिए 20 नहीं 20 क्या यूनिट क्या है? पलट के देखिए, पढ़ाए हैं। समझ में आया चीज? क्या क्या समझ में आया? टेरिटरी इशू है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है? ठीक है, बस यही था। आते हम नीचे। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रिलेशनशिप का कौन सा स्टेज? कौन सा? सेकंड। बताए थे पहला क्या था? थर्ड क्या है? थर्ड वाला याद है। पहला क्या है? पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। आपको तो पूरा पढ़ाए हैं, ठीक ना। किससे करना जा रहा है? यूके से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रिलेशनशिप का सेकंड स्टेज, ठीक है। थर्ड कंप्रिहेंसिव टाइज, फोर्थ कस्टम, फिफ्थ सिक्स्थ, 7 स्टेज है, देख लो 7 स्टेज या 6 स्टेज होगा। राइट टू शेल्टर क्या है? इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नहीं, आर्टिकल ये जो बता दिया वो तो मतलब 21। कुछ नहीं समझ में आया तो क्यों? क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? 6 है ये स्टेज। पहला हो गया PTA प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, सेकंड FTA क्या हो गया? FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, थर्ड कंप्रिहेंसिव टाइज, फोर्थ कस्टम यूनियन, फिफ्थ कॉमन मार्केट और सिक्स्थ इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। ये कौन सा स्टेज था? सेकंड, ठीक है। राइट टू शेल्टर आर्टिकल 21, ठीक है। और कुछ जानना है? नॉटिकल माइल, कौन सा? नॉटिकल माइल। अब आइए इसमें छोटा छोटा न्यूज था, बहुत लिखने का जरूरत नहीं। ग्रासलैंड इन कच्छ लाइकली टू होस्ट चीताज फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से चीता आया था, कौन सा नेशनल पार्क में गया था? निम्बिया से आया था। कहाँ गया? पूनो। कहाँ? पूनो नेशनल पार्क, पूनो नेशनल पार्क में गया था, ठीक है। अभी कहाँ जाने वाला है? आएगा तो गांधी सागर सेंचुरी, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। दूसरा बन्नी नेशनल पार्क, गुजरात, ठीक ना। कच्छ वाले एरिया में है सब, बन्नी नेशनल पार्क। और कच्छ का जो ग्रासलैंड है वहां पर क्या लाया जाएगा? चीता। कहाँ से? अफ्रीका, ठीक है। अपने यहाँ 0 हो गया था, इसी कारण लाया गया था। इज इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स एब्सोल्यूट, मतलब
गवर्नर और इसको जो पावर दिया जाता है क्या वो एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट का मतलब है कि नहीं है? नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? लिखिए। आर्टिकल इम्यूनिटीज टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आर्टिकल 361। ठीक है, आर्टिकल 361 क्या कहता है? इम्यूनिटीज टू प्रेसिडेंट एंड ठीक है, और क्या कहता है कि आंसरेबल नहीं है। कौन? आंसरेबल नहीं है किस किस केस में? पावर, एक्शन एंड ड्यूटी। ठीक है, आंसरेबल कब कब नहीं है? जब वो पावर में हो, जब वो एक्शन में हो, जब वो ड्यूटी में हो। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है, कोई अरेस्ट हो सकता है, कोई इम्प्रीजमेंट हो सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग, अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट नहीं। कब? ड्यूरिंग ऑफिस नहीं, नहीं हो सकता। ये इम्यूनिटी दी गई है। ठीक है, और सिविल प्रोसीडिंग हो सकता है, सिविल, लेकिन 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आया? और क्या है? कुछ कुछ केस लिख लेते हैं, जैसे रामेश्वर प्रसाद वर्सेस 2016। ठीक है, क्या बोलता है ये? गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट, गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट। बट जुडिशियल स्क्रूटनी पॉसिबल है, मतलब आंसरेबल नहीं है वो कोर्ट के लिए, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो अगर उन पे कोई चार्ज लगा है तो उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी किया जा सकता है। किसको? क्यों? इसमें एक बात कही गई, क्या बात कही गई? किंग इज नो रॉन्ग। क्या और कोई केस लिखना है? देखो, डॉक्टर एस.सी. भरत वर्सेस हरिविनायक। डॉक्टर भरत वर्सेस हरि 19 क्या कहता है? इम्यूनिटी की बात करती है। ठीक है, किस टाइप की इम्यूनिटी? 2 टाइप की इम्यूनिटी हो सकती है। एक, कुछ वैसा ऑफिशियल कंडक्ट किए जिसमें उनसे गलती हो गई, कोई ऑफिशियल कंडक्ट किए जिसमें उनसे गलती हो गई, तो इस पे इम्यूनिटी दिया जाएगा। कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ गलती हो गई है ना, तो क्या इम्यूनिटी दिया जाएगा?
हाँ, आर्टिकल 361 अभी तो पढ़ा है। आर्टिकल 361 क्या कहता है? ड्यूरिंग ऑफिस उन पे कोई भी एलिगेशन चार्ज नहीं लग सकता है। तो ऑफिशियल कंडक्ट क्या हो गया? ड्यूरिंग ऑफिस वो जो काम कर रहे हैं तो उस पर कोई भी तरह का एलिगेशन नहीं लगेगा। लेकिन पर्सनल भी तो हो सकता है, कोई काम है जो अपना पर्सनल बेनिफिट में होके वो कर दिए ऑफिस के छत्र छाया में, इसमें प्रोसीडिंग होगा, यानी इम्यूनिटी नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग ड्यूरिंग ऑफिस नहीं यार, अगर ड्यूरिंग ऑफिस पर्सनल भी कोई ऑफेंस है तो नहीं होगा। ड्यूरिंग ऑफिस पर्सनल भी कोई ऑफेंस है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कभी नहीं होगा। कौन सा प्रोसीडिंग होगा? सिविल, विद इन कितना प्रायर नोटिस? 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस। लिखिए, तो क्या इम्यूनिटी है तो इसका मिसयूज हो सकता है? लिखिए, व्यापम स्पैम। व्यापम स्पैम, व्यापम बोले तो व्यापारिक लोग का कोई टैक्स का था, ठीक ना? कहाँ का था? मध्य प्रदेश का। इसमें क्या किया गया? व्यापम स्पैम में नाम आया उनके गवर्नर का, लेकिन एज पर ही वाज होल्डिंग द ऑफिस तो उनका नाम निकाल दिया गया। ठीक है। सेकेंड, बाबरी मस्जिद डिमोलेशन केस। बाबरी मस्जिद कल्याण सिंह, कौन? कल्याण सिंह को बना दिया गया। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन हो रहा था तो उनको यूपी का गवर्नर, फिर राजस्थान का गवर्नर बना दिया गया। क्यों? क्योंकि इनका नाम आ गया था बाबरी मस्जिद डिमोलेशन में, उसको रिमूव करने के लिए इनको क्या दे दिया गया? गवर्नर का पोस्ट। कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, XYZ कोई भी है, हमको पता नहीं, लेकिन वो पार्टी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इनका नाम रिमूव कर दिया जाए, उनको कौन सा पोस्ट दे दी? गवर्नर का। ठीक है। और कोई केस? कॉमनवेल्थ स्कैम, कौन? शीला दीक्षित। इनको भी इम्यूनाइज किया गया, बचाया गया। तो कुछ कुछ ऐसे केस है हमारे पास जिसमें लगता है कि नहीं इम्यूनिटी तो है, लेकिन वो इम्यूनिटी कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। ठीक है। क्या अपने यहाँ जो इम्यूनिटी है, प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आया? ठीक है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है? जैसे ट्रम्प पे भी प्रोसीडिंग चलाई गई थी, डोनाल्ड ट्रम्प पे। कब? वाइल पेंडिंग ऑफिस, जब वो ऑफिस में ही थे तभी उन पे कार्रवाई चलाई गई थी। मतलब वहां पर हमारे जैसा इम्यूनिटी का सिस्टम नहीं है। ठीक है, समझ में आया? लिख लीजिए। हटाए? लिखे थे कि नहीं? लास्ट टॉपिक आज का, यूपीएससी लाइकली टू इम्प्लीमेंट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यूपीएससी में जो भी ये हुआ पूजा खेड़कर केस, उसके बाद यूपीएससी कुछ ना कुछ अपना बदलाव लाना चाह रही है, जिसमें चाह रही है कि जो एग्जाम हो वो बायोमेट्रिक आधारित हो, सीसीटीवी सर्वेलांस हो, बहुत ऐसी चीजें हैं, है ना, जो धीरे 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 करके इम्प्लीमेंट करना चाहेगी। ठीक है। और कुछ नहीं था इस आर्टिकल में, खत्म होता।
एंटी डिफेक्शन लॉ, 2 झारखंड एमएलए डिस्क्वालिफाइड। कौन कौन? झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोबिन हेम्ब्रम है ना, जो बोडिया साहेबगंज सीट से थे, साहेबगंज के सीट से थे, और एक एमएलए जेपी पटेल है ना, जो कहाँ कौन सा असेंबली रिप्रेजेंट करते थे? मांडू, कहाँ का? रामगढ़ का। उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, ब्रेक चाहिए? ब्रेक लेते हैं।